तो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, तो ये हमारा कूलाम के नियम के बाद वाला एक चैप्टर 1 में आता है एक टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम, यूके बोर्ड एग्जाम एंड एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो आप आराम से देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। कथन क्या कहता है? अध्यारोपण सिद्धांत कहता क्या है? सभी पिंड आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, अब ये नीचे डायग्राम में बताएंगे, पहले समझा दे रहे हैं आपको। लिखा है सभी पिंड आवेशों के कारण। जितने भी हमारे पिंड आवेश मतलब Q1 हो जाएगा, Q2, Q3, Q4 आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर, मान लीजिए किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल, मतलब कुल बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर, मतलब इस पे जितना फोर्स लगेगा, ठीक, एफ नेट जितना लगेगा इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर हो। सदिश योग अभी आपको हम बताएंगे क्या होता है। ठीक, तो पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आप देख सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इसके निकट रखे अन्य आवेशों के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश मतलब जो यहाँ पे मतलब आवेश जो हैं वो कई बहुत दूर पर रखे हैं तो उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। छोटे से आवेश ज़्यादा दूरी पर रखे हैं उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश हैं, क्या लिखा है कि बीच लगने वाला बल इसके निकट रखे अन्य आवेशों के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ माइनस Q2 है। ठीक, प्लस है माइनस से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, फोर्स इधर लगेगा, ठीक, इधर इधर लगेगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे एक और Q3 चार्ज रखा है, तो अब ये कह रहा है कि ये चार्ज इन दोनों पर लगे हुए बल के, मतलब ये चार्ज इन दोनों पर जो बल लग रहा है उससे अप्रभावित रहेगा ये वाला। वही तो कहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इसके निकट रखे अन्य आवेशों के प्रभाव से अप्रभावित रहेगा। मतलब ये आवेश मान लीजिए प्लस Q है तो इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये अलग है, ये इन दोनों में आकर्षण लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है ना, इनमें रिपल्सन तो लगेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों में, कोई मात्रा में कोई भी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो ये चीज़ कह रहे हैं हम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इसके निकट रखे अन्य आवेशों के बल से अन्य आवेशों के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। ठीक, तो अब हम आपको बता दे रहे हैं कि मतलब डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक, तो डायग्राम आप देख लीजिए, एक मिनट थोड़ा सीधा कर लेते हैं। डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर सकते हैं। ठीक, अगर देखना चाहें तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं डायग्राम। मान लीजिए एक यहाँ पे हमने ग्राफ टाइप का खींच लिया, ग्राफ टाइप का कहें या फिर ये एक्स अक्ष का है, ठीक, और ये वाई अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष होगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हम एक आवेश ले लेते हैं Q1 आवेश ले लिया। ठीक, एक इस जगह पर आवेश ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे Q2, एक इस जगह पे आवेश ले लेते हैं Q3, ठीक, और एक इस जगह पे हम आवेश ले लेते हैं Q4। ठीक, इतना हो गया। अब हम इस जगह पे एक और आवेश ले सकते हैं, कौन सा? Q1, मतलब लास्ट में Q1, Q2, Q3, Q4, Q1 मतलब लास्ट से जितने भी आवेश होंगे। Q1 का मतलब क्या है? एन पर जो भी नंबर लिख दोगे वो आवेश हो जाएंगे। तो ठीक, अब इनको क्या करेंगे? इनका हम पहले सदिश वेक्टर निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से क्या हो जाएगा? R वेक्टर 1। ठीक, वैसे यहाँ से इतना क्या हो जाएगा? ये पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट मान लीजिए R वेक्टर 2, क्योंकि ये Q2 है। ठीक, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? R वेक्टर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R वेक्टर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R वेक्टर n हो जाएगा। ठीक, अब इन जो यहाँ पे Qn आवेश है इसको इन सभी से मिलाएंगे। ठीक, इनका दोनों का भी सदिश निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्या कह रहा है कूलाम अध्यारोपण के सिद्धांत, सभी पिंड आवेशों के कारण किसी एक बिंदु, किसी मान लीजिए कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु ले रहे हैं, किसी एक बिंदु पर लगने वाला कुल बल मान लीजिए इस बिंदु पर लगने वाला कुल बल, आवेश के कारण बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, इसके कारण इस पर बल लगेगा, इसके कारण इस पर बल लगेगा। तो मान लीजिए किसी एक
बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल सभी बलों के योग के सदिश के योग के बराबर होता है। तो वही चीज़ आपको दर्शाने जा रहे हैं। तो सदिश योग के बराबर पूछा गया तो हमको वेक्टर ज्ञात करने होंगे ना। तो वेक्टर ज्ञात करने के लिए क्या, इसको इस लाइन से मिला देंगे, Q1 को Qn से मिला देंगे, मतलब इससे इन दोनों पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इनका बल हो जाएगा, योग हो जाएगा, इनके बीच का बल हो जाएगा, इनके बीच के बल का योग हो जाएगा, और Q4 और Qn के बीच का बल का योग हो जाएगा। तो Q1 और Qn के बीच का बल का योग क्या हो जाएगा, R1n हो जाएगा, इसके बीच का। वैसे ही Qn और Q3 के बीच का क्या हो जाएगा, R3n हो जाएगा, है ना। वैसे ही Q4 और Qn के बीच में क्या हो जाएगा, R4n हो जाएगा। और बचा अब क्या, Q2, ठीक, Q2 ले लेते हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, R2n हो जाएगा। तो हमारे सदिश हो गए, ठीक। अब इन्हीं का यूज़ करके ना हमें पता करना है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले आपको एक बार फिर से हम कथन दिखा देना कि कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है सभी पिंड आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए कोई एक ये बिंदु ले लिया हमने, किसी एक बिंदु पर, ठीक, लगने वाला कुल बल, इस पर कुल बल का Q4 के द्वारा बल लगेगा, Q1 के द्वारा लगेगा, Q3 के द्वारा लगेगा, Q2 के द्वारा लगेगा। कुल बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर है। तो सदिश हमने एक ये ज्ञात कर लिया, एक ये ज्ञात कर लिया, एक R4n ज्ञात कर लिया, R3n ज्ञात कर लिया, और ये सब ज्ञात कर लिया, ठीक। और यहाँ पे आप सोचेंगे कि हाँ अगर R4n ही लेना था, R3n ही लेना था, R2n ही लेना था, R1 ही लेना था, तो यहाँ पे R4, R1, Rn का क्या मतलब, तो ये इसका मतलब है कि ये किसी दूरी से बिलोंग करते हैं। मतलब जब भी हम कोई, मतलब इसमें क्या बल का बात हुई है ना, क्या बात हुई है, कुल बल मतलब क्या, F, और F का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कोई भी चार्ज होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, आपको दिखा दे रहे हैं कैसे करना है इसको, इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल लिख लेंगे। हमको यहाँ पे Q1 आवेश पे निकालना है, Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, कुल बल, सिंपल सी बात, F नेट हो जाएगा, है ना। F नेट का मतलब क्या होता है, कुल बल। इसको क्या लिखेंगे, F N1 लिख लेंगे, N1 मतलब ये वाला, ठीक, प्लस F N2 Q2 वाला, प्लस F N3 प्लस F N4, और डॉट 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 क्या चला जाएगा, प्लस F N, है ना, Fn तक है, इतना हो गया। n का मान 1 रख देंगे, n = 1, तो 1 बन जा 1, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, 4 बन जा 4, और n बन जा 1। तो वही बात हुई, चाहे इसको ऐसे लिखें, चाहे F1 लिखें, F2, F3, F4, Fn ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, n का मान 1 रखिएगा, ठीक। मान लीजिए n का मान 1 रख लेंगे तो क्या बनेगा, F1 बनेगा, F2 बनेगा, F3 बनेगा, F4 बनेगा, Fn बनेगा, ठीक। तो F1 पे क्या, F1 के लिए क्या ज्ञात करेंगे, देख लेते हैं, इक्वल टू F नेट यहाँ पे लिख लेंगे, लिखना चाहे लिख लें, वरना कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। F1 मतलब Fn1 या F1 को क्या लिखेंगे, 1 वाला यहाँ पे, ठीक। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1 और Qn लिखेंगे, Q1 और Qn, क्योंकि यहाँ पे Q1 और Qn के बीच में बल लग रहा है, ठीक। तो Q1 एंड Qn, उसके बाद क्या हो जाएगा, R कौन सा, R1n हो जाएगा, ठीक, R1n, इतना हो गया। इसका स्क्वायर, R1n का स्क्वायर, है ना, बीच की दूरी क्या है, R1n है। जब हमको R1 पता होगा तभी तो R1n पता होगा। तो R1 इसलिए हमको निकालना था हमने, क्योंकि यहाँ पे R1n पता चले, क्योंकि इसके बीच की दूरी पता चले, इसलिए हमने R1 निकाला था, R4 निकाला था, और R2 निकाला था, ठीक। इसीलिए निकाला क्योंकि हमको R1n पता चल जाए, R4n पता चल जाए, R3n, R2n, ठीक। तो R1n का स्क्वायर, जबकि ये सदिश योग, एक मिनट को आपको दिखा दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर। यहाँ पे सदिश योग है, तो सदिश योग के लिए क्या आगे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही R1n। यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैप। कैप का मतलब क्या होता है, दिशा को निर्धारित करना कि यह किस दिशा में है। तो R कैप 1n क्या दर्शारित कर रहा है कि यह किस दिशा में, ठीक। ऐसे ही
2n वाला देख लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे F2 है या फिर Fn2 है, तो क्या हो जाएगा Q2 और Qn के बीच में है ना, तो Q2 और Qn अपॉन क्या हो जाएगा R2n का स्क्वायर और इंटू R2n है ना, R कैब वाला 2n प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे 3 है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 Qn अपॉन R 3n का स्क्वायर और इंटू R कैब 3n दिशा को दर्शा रहा है, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q4 है ना, 4 वाला Q4 Qn अपॉन R 4n का स्क्वायर और इंटू R 4n ऊपर कैब लग जाएगा। ठीक, ऐसे ही डॉट डॉट करके n तक चला जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे वीडियो आपकी ख़त्म हुई। यहाँ पे आपका ख़त्म हो चुका है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, तो ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है, सभी पिंड आवेशों के कारण, क्या है यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, यही आपको इतना सब लिख लेंगे अगर आप बोर्ड में आप जाके, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आज यहाँ देख लेते हैं, सभी पिंड आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर लगने वाला कुल बल सभी बलों के सदिशों के बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पे किसी एक पिंड आवेश, मान लीजिए कोई पिंड आवेश है, किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल, इसके द्वारा इस पे बल, इसके द्वारा इसके बल, इसके द्वारा इस पे बल, इसके द्वारा इस पे बल, कुल बल सभी बलों के सदिशों, इन दोनों के बीच में सदिशों के बराबर होता है। तो वही हमने क्या किया, सदिश योगी तो क्या है एफ वेक्टर मतलब एफ सदिश 2, एफ सदिश 3, एफ सदिश 4, एफ सदिश n, इन सभी बलों का योग किससे, एफ नेट के बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो खत्म है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे भी आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। कल आपको आवेश का सतत वितरण बताएंगे। ठीक, तो आगे देखते रहिएगा। थैंक यू।